माशाल्लाह वहां पर अपनी जगह पर बैठ के वहां पे हम सब जय श्री राम कहते हुए उनके गुण गा रहे हैं, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि भगवान तो एक ही है, चाहे वो अल्लाह हो या राम हो, भगवान एक है, लेकिन उनकी जगह जो है वो उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम सब समझते हैं कि हम सबके लिए एक जगह बनी हुई है। तो आज हम जब देखते हैं कि राम लल्ला अपनी जन्मभूमि में वापस हैं, तो एक जो विश्वास है हमारा वापस उठ बैठता है। आप वही देखिए कि राम लल्ला तो एक तरफ है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हम एक मस्जिद वहीं पर बनाएंगे जहां पर होना चाहिए। और मैं आपसे ये सबसे कहती हूं कि 2024 ये साल जब प्रधानमंत्री वापस प्रधानमंत्री बन के आएंगे, बहुत ही जल्दी एक जो मस्जिद जहां पर बाजू में बनना चाहिए था वो भी वहां पर बन के खड़ा होगा। हम सबको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आज हम सब यहां पर खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है उसे कैसे पूरा करें। हमें रुकावट आएंगी, हमें टोका जाएगा, बढ़ने से रोका जाएगा, हर कदम पर कांटे फेंके जाएंगे, हर कदम पर एक दीवार खड़ी की जाएगी, हर कदम पर, क्योंकि हम सब जानते हैं, स्पेशली मैं जानती हूं कि जहां तक कांग्रेस और बाकी पार्टियों का सवाल है, उनका मानना है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं, और अगर एक ही तरह से महिलाओं को चोट पहुंचा सकते हैं तो वो है उनकी टिप्पणी करना। और वो जो टिप्पणी करते हैं वो सब ये भूल जाते हैं कि वो भी एक मां की कोख से जन्म लिए हैं। भूल जाते हैं कि जिस औरत की, जिस महिला की वो टिप्पणी करते, वो किसी की मां है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की भाभी है, या वो एक खुद एक महिला है। जब हम भारत माता कहते हैं, जब हम मातृभाषा कहते हैं, तो मतलब हर चीज में एक मां को देखते हैं, तो उनके मन में ये कैसे ये ठीक लगता है कि एक औरत की टिप्पणी करना, उसके बारे में गलत बोलना बिल्कुल सही होगा। लेकिन वो समझते हैं कि खाली एक औरत की टिप्पणी करके, उस औरत की बेइज्जती करके, उस औरत के बारे में भला बुरा कह के उसको हम उस जगह पे रोक सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है हम सबको ये चैलेंज लेना चाहिए। इस बात तो पक्की है कि इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं अब की बार 400 पार, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं अब की बार, फिर एक बार, तो ये तो बात पक्की है कि फिर एक बार मोदी सरकार, ये बात पक्की है अब की बार 400 पार। लेकिन वो 400 पार सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जो मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ उससे ये हमसे हासिल नहीं हो सकता। हम सबको हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है, हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है, भाजपा की जो सोच है, भाजपा से जो हम सीखने को मिलता है कि हम सब एक हैं, भाजपा से जो हमें प्रेरणा मिलती है, मोदी को देखकर हमें जो प्रेरणा मिलती है कि भारत माता का बेटा अगर कोई बहुत ही महान सुपुत्र भारत माता का है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। वो भारत माता के जो सुपुत्र हैं, आप सब जानते हैं, और ये हमारे जो अपोजिशन में हैं वो भी जानते हैं कि आज तक भारत माता को ऐसा सुपुत्र नहीं मिला है जो अपना रात दिन हर चैन हर सुख होके सिर्फ भारत माता की सेवा में लगा हो। और वो इतना महान सुपुत्र मोदी जी जब हमें प्रधानमंत्री की तरह, हमें भगवान की देन की तरह हमें मिलते हैं, तो हम सबका ये फर्ज बन जाता है, हम सबकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सपने को, उस धर्म को, उस फर्ज को, उस जिम्मेदारी को हम अपनी जिम्मेदारी लेकर, अपने कंधों पे लेकर हर एक इंसान तक पहुंचाएं। हर एक उस इंसान तक जो प्रोबेबली सोचता है कि मैं किसी और पार्टी को आज वोट दूं तो शायद मेरे लिए कुछ भला हो जाए, लेकिन नहीं, बाकी पार्टियां उनके हाथ में सिर्फ एक चीज देंगी इलेक्शन के वक्त, पैसा। कहेंगे तुम पैसा रखो और हमें वोट दो, क्योंकि बाकी अगले 5 साल तो हम पैसा कमाने वाले हैं, हम तो आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखने वाले हैं। क्योंकि जहां तक
करप्शन का सवाल होता है। जहां तक आप देखें कि लोगों के बीच जो भाजपा की योजनाएं हैं वो पहुंचनी है, वो नहीं पहुंचती है। यही नहीं, तेलंगाना में नहीं बल्कि हर उस जगह पर जहां के भाजपा की सरकार नहीं है, बहुत ही कम ऐसी जगह है, सिर्फ 4-5 प्रोबेबली स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। लेकिन उन सब में आप देख लें, यहां पर तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, केरला हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो, इन जगहों पर आप जब देखते हैं कि जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से लोग तकलीफों में हैं, आप सब देख चुके हैं, पढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल में आज किस तरह से ममता बनर्जी के नीचे एक महिला है, उनको दीदी कहा जाता है, लेकिन उनके नीचे जिस तरह से महिलाओं के साथ बदसलूकियत हो रही है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। वहां पर महिलाएं आगे आके कह रही हैं हमें बचाओ, लेकिन हमारी ममता दीदी जो हैं गूंगी भी और बहरी बनकर वहां पर बैठी हैं, वो आगे आके महिलाओं की मदद नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको जो फर्क पड़ता है कि अगले 5 साल में मैं क्या क्या कर पाऊंगी। मैं तो कहती हूं ये सही वक्त है, ये बिल्कुल सही वक्त है उन लोगों को जगाने का जो सो रहे हैं, ये सोच के कि घर बैठे बैठे हमें सब कुछ मिल जाएगा, ये सोच के कि भैया आज तो मेरे घर पे पैसा आ जाएगा, कल को चाहे कुछ आए नहीं आए, ये सोच के कि आज तो मैं ठीक हूं लेकिन कल के बारे में मुझे फिक्र नहीं है। मैं तो कहती हूं कि ये सही वक्त है ऐसे सोते वो को जगाना और उनको सच्चाई का आईना दिखाना कि अगर आप आज नहीं जगे तो कल फिर कभी नहीं जग पाओगे। सोते रही रह जाओ, कुंभकर्ण की तो हमने बात सुनी है, सोते रहे सोते रहे सोते रहे, और फिर आगे क्या हुआ। हमें उनको जगाना है कि आज का जमाना राम का जमाना है, आज का जमाना आगे बढ़ने का जमाना है, आज का जमाना अपना और तुम्हारा नहीं, आज का जमाना हमारे आने वाली पीढ़ी का जमाना है। मैं आपको ये सब याद दिलाना चाहती हूं कि आज जो हमारा देश, the oldest democratic country in the world, but it's still the youngest democratic country in the world, क्योंकि 75% के नीचे the youngest members in the world are with India। 30 साल से कम उम्र वाले लोग हमारे भारत देश में 75% की तरफ हैं। तो आप सोचिए कि आने वाली पीढ़ी जो 30 के नीचे हैं, 75%, वो आने वाली पीढ़ी भारत देश को कहां तक पहुंचा सकती है। और वो उसी वक्त पहुंचा सकती है कि जब हम आगे कैसे पहुंच पाएंगे, हम इसको कैसे आगे ले जाएंगे, हम इसको कहां तक ले जाएंगे। विकसित भारत बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है। தமிழ்ல சொல்லுனா ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு பிரதமர் மோடி அவர்கள். எல்லாமே உங்க கைக்குள்ளே இருக்கு. எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்கள் அவர் தயார் பண்ணி வச்சிருக்க. கடந்த 10 வருடத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா எங்கிருந்து எங்கேயோ போயிருக்கு, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, కానీ మీ ఇంటికి అన్ని కావాల్సింది అన్ని ప్రశ్నలు వస్తుందా మీకు? రాదు కదా. మరి కానీ మన భారతదేశంలో మోదీ గారు ఎన్ని పాలసీస్ ఇచ్చారు అదన్నీ తెలుసా మీకు? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు మీకు రాకూడదు, దాని ముందు ఉండేవాళ్ళు అలాగే, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అలాగే. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అబౌట్ కరప్షన్. నా ఎవరో సంపాదించ முடியும் అది పోదుం, నా ఇంట్లో ఎంత వస్తుంది అది చాలు. ఇప్పుడు ఉండేవాళ్ళు అలాగే. మీ ఎలా ఉన్నారు, మీకు ఏదైనా వస్తుందా లేదా, మీ ఇంట్లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉందా, అది దాని గురించి నాకు అస్సలు ఒక ప్రాబ్లం లేదు, నేను ఆలోచించను దాని గురించి. నేను బాగున్నానా అంతే, నేను బాగుంటే చాలు. అలాంటి పరిస్థితి ఈ రోజు తెలంగాణలో ఉంది. అది మార్చేయాలి. అది మార్చాలంటే ఈ ఎలక్షన్ లో భాజపా గెలుచుకోవాలి. భాజపా ఎలా గెలుస్తుంది? మీరు ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళి అందరికి చెప్పాలి. இங்கிருந்து வெளியே போயிட்டும் எல்லார்கிட்டயும் இதுதான் எல்லாம் பிரதமர் மோடி அவர்கள் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு. இது எல்லாமே பெண்கள் இருக்கட்டும்,
வயசானவங்க இருக்கட்டும், இதெல்லாம் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியா. உங்களுக்கு தெரியும், 1 ரேங்க் 1 பென்ஷன் இது வரைக்கும் நாங்க கேள்விப்பட்டதே கிடையாது. 1 ரேங்க் 1 பென்ஷன் அந்த மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் இருக்கு. எல்லாரும் சமம். நீ பெரியவன், நான் சின்னவன், நீ வந்து பணக்காரன், நான் ஏழை, அது கிடையவே கிடையாது. உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியணும், நம்மளுடைய நாட்டு வந்து ரொம்ப ஏழ்மையான நாடுன்னு வந்து சொல்றவங்க இன்னைக்கு கடந்த 10 வருடத்துல 25 கோடி மக்கள் அந்த பிலோ பாவர்ட்டி லைன் நம்ம சொல்றோம், அதுல இருந்து தாண்டி இன்னைக்கு லட்சவதியாக இருக்கிறாங்க நம்ம நாட்டுல. இதுக்கு காரணம் வந்து பிரதமர் மோடி அவர்கள். இது எல்லாம் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். நீங்க மட்டும் பணக்காரங்க இருக்கீங்க, நான் ஏழையாதான் இருக்கேங்கிறது கிடையவே கிடையாது. உங்களுக்கு எல்லா வாய்ப்பு எல்லா வசதிகள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நீங்க வந்து ஏழையா இருக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. நீங்க பணக்கார ஆகலாம். பணக்கார ஆயிருக்காங்க 25 கோடி மக்கள் அந்த ஏழையிலிருந்து பணக்கார ஆயிருக்காங்க. நான் இன்னொன்னு கேட்கிறேன், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், பெண்கள் விஷயமா தான். கிராமத்துல நீங்க எல்லாரும், நம்ம எல்லாரும் வந்து கிராம பக்கம் போயிருக்கோம். நிறைய பேர் வந்து கிராமத்துல இருந்து எந்த பக்கம் வந்திருக்கீங்க. கிராமத்துல மக்கள் வந்து பெண்கள் தாய்மார்கள் காலையில எந்திரிச்ச உடனே 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு 4 மணிக்கு 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு பாத்ரூம் போறதுக்கு எங்கேயோ போவாங்க, நம்மளை யாரும் பார்த்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. இதுவரைக்கும் அந்த தாய்மார்களுக்கு பத்தி, அவங்களுடைய உரிமை பத்தி, அவங்களுடைய டிக்னிட்டி, அவங்களுடைய பெருமை பத்தி யாராவது இதுவரைக்கும் யோசிச்சிருக்காங்களா? உங்க வீட்டுல எல்லாரும் கிராமத்துல இருப்பாங்கல்ல, இருக்காங்க. ஆனா யாருமே அதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை. ஆனா பிரதமர் மோடி வந்ததுக்கு அப்புறம் பெண்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 12 கோடி டாய்லெட்ஸ் கட்டி கொடுத்திருக்கிறாரு. நான் நினைக்கிறேன் இது பெண்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை. அவ்வளவு பெரிய மரியாதை பிரதமர் மோடி பண்ணி கொடுத்திருக்கிறாரு. நினைச்சு பாருங்க, இன்னைக்கு வந்து பல இடத்துல வந்து நீங்க வந்து எவ்வளவு வரதட்சணை கொண்டு வர போறீங்க நான் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் போது, இன்னைக்கு பெண்கள், आज औरतें बोलती है आपके घर में टॉयलेट है, शौचालय है, शौचालय हो तो शादी करो वरना आगे मत आओ, पहले शौचालय बनाओ फिर उसके बाद में शादी की बात करो। तो मेरे ख्याल से ये जो औरतों के तहत महिलाओं के प्रति जो प्रधानमंत्री का जो एक कहते हैं कि बहुत ही उनके ऊपर जो उन्होंने एक भरोसा रखा है, उनके ऊपर जो एक बहुत ही उनको बहुत श्रेष्ठ बनाने का जो प्रयास वो कर रहे हैं आज, आई थिंक वो कोई इससे पहले किसी ने नहीं किया है। ऑपोजिशन वाले जो चाहे बोल लें, ఏది కావాలంటే చెప్పొచ్చు, ఈ చెవిలో తీసుకుని ఈ చెవిలో వదలాలి అంతే. మనకు తెలిసిన ఒకే విషయం, ఈ ఎలక్షన్లో బీజేపీ గెలుచుకోవాలి. బీజేపీ గెలుచుకోవాలంటే ప్రధాని మోదీ ఆయన తెచ్చిన అన్ని ఆ పాలసీస్ తీసుకెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళి అందరితో మాట్లాడి ఈ పాలసీస్ ఇలా ఉన్నాయి, ఈ పాలసీ ఇలా ఉన్నప్పుడు మీ లైఫ్లో అంత బెటర్మెంట్ ఉంది, అది వాళ్ళకి చూపించాలి, చెప్పించాలి. ఎందుకంటే they don't bother, they don't understand, புரியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும், சொல்லி கொடுக்கும் போதுதான் புரியும். சோ இங்க எல்லாமே இருக்கும்போது நம்மளுடைய கடமை அதுதான் இங்கிருந்து வெளியே போயிட்டு பிரதமர் மோடி அவர்கள் பத்தியும் பாஜ்பா பத்தியும் இங்க இருக்கிறது கிஷன் ரெட்டி அவர்கள் பத்தி நிச்சயமாக சொல்லணும். ஏன்னா நான் வந்து சென்னையில எலெக்ஷன்ல நிற்கும் போது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக நீ நிக்கணும், நீ ஜெயிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா நீ நிக்கணும், நீ நின்னுட்டு உன்னை வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும், உன்னால முடியும்னு சொல்லி எனக்கு தைரியம் கொடுத்து என்னை வந்து முன்னாடி கொண்டு போய் நிக்க வச்சவர் வந்து கிஷன் ரெட்டி அவர்கள். நிச்சயமாக இந்த இடத்துல இந்த மேடைக்கு அவர் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும், நன்றி சொல்றதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன். பட் அவர் எந்த அளவுக்கு இங்கே உட்கார்ந்து கஷ்டப்படுறாரு, இந்த ஏரியா இருக்கட்டும், இந்த தெலுங்கானா இருக்கட்டும், அதுக்காக எவ்வளவு பாடுபடுறாரு, எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ இங்கிருந்து வெளியே போயிட்டு భాజపా எப்படி జయికணும், బీజేపీ ఎలా గెలుచుకోవాలి, అది అన్ని తెలుసుకుని బయటికి వెళ్ళి అందరితో చెప్పాలి, అందరికీ ఒక విషయం చెప్పాలి. ప్రధాని మోదీ మళ్ళీ వస్తే డెఫినెట్ గా వస్తారు, ఖచ్చితంగా వస్తారు, దాంట్లో ఏం డౌట్స్ లేవు మనకి. కానీ अब की बार 400 पार वो हासिल करने के लिए हम सबको साथ खड़े होके, हम सबको एक साथ प्रधानमंत्री मोदी के सपने को आगे ले जाके ये डेफिनेटली लोगों को दिखाना होगा कि कुछ भी हो जाए, बरसात हो या तूफान हो, धूप हो या रात हो, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अब की बार फिर एक बार
और ये है मोदी की गारंटी कि अब की बार 400 पार, और मोदी की गारंटी कोई झूठला नहीं सकता, क्योंकि भारत का सुपुत्र आप सबके सामने मेरी बात रखने का मुझे मौका मिला। इसके लिए आप सबसे मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं, जिसने मुझे ये मौका दिया, उन सबको मेरा धन्यवाद। మళ్ళీ గెలిచిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తున్నాను, అండ్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి డెఫినెట్ గా నాకు అవకాశం దొరుకుతుంది, మళ్ళీ రావడానికి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను। फिर से मिलेंगे। भारत माता की जय।